अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम पढ़ा था लाइन क्लिपिंग के लिए। उसमें हमने देखा था कि हम अपनी जो भी क्लिपिंग विंडो होती है उसको एक्सटेंड करते हैं, जो कि हमारी इमेज को डिवाइड कर देते हैं 9 रीजन्स के अंदर। फिर हम हर रीजन को बाइनरी कोड असाइन करते हैं और फिर उसके मुताबिक चेक करते हैं कि हमारी लाइन आउटसाइड है, इनसाइड है, पार्शियली इनसाइड है, यूजिंग द एंड ऑपरेशन। देन हम फिर उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को देखते हुए जो भी लाइन उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बियॉन्ड होती है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सदरलैंड एल्गोरिदम का कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें क्लिपिंग विंडो जो है वो हमेशा रेक्टेंगल शेप की होती थी। तो अगर आपकी क्लिपिंग विंडो रेक्टेंगल शेप की नहीं है, वो कोई पॉलीगॉन है, वो सर्कल है, सर्कल तो नहीं होती, पॉलीगॉन है या फिर वो ट्रायंगल है, तो हम उसको क्लिप नहीं कर सकते यूजिंग कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम आया था साइरस पेक एल्गोरिदम, जो कि सदरलैंड एल्गोरिदम से जस्ट इसलिए बेटर है क्योंकि ये एनी शेप ऑफ क्लिपिंग विंडो पे काम करता है अदर देन सर्कल। तो आपके पास ट्रायंगल है, पॉलीगन है, ये उसके ऊपर काम करेगा, राइट। अब इसके अंदर दो मेजर कंसेप्ट यूज होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट का एंड सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशन का। अब डॉट प्रोडक्ट का तो आपको पता है कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर उनको ऐड करवाते जाते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है x1 x2 और सेकंड वेक्टर इज y1 y2, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, x1 मल्टीप्लाई होगा y1 से प्लस x2 मल्टीप्लाई होगा y2 से प्लस x3 मल्टीप्लाई होगा y3 से एंड xn मल्टीप्लाई होगा yn से, और सब का हमारे पास ऐड होता जाता है, सबमिशन होती जाती है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? सपोज आपको एक पॉइंट गिवन है, कोई भी एक पॉइंट P1, इस लाइन को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है P1 और हमने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हमने ये लाइन 1 सेकंड के अंदर ड्रॉ करनी है। सो हमें टाइम कितना गिवन है, 1 सेकंड, हमें पॉइंट भी गिवन है। तो हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तब तक जब तक हमारे पास 1 सेकंड पास नहीं हो जाता। तो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम था 0 से हमने 1 सेकंड तक लाइन ड्रॉ करनी है। हम कहते हैं कि 1 सेकंड के बाद हम P2 के ऊपर पहुंच गए। तो ये वाली P1 से P2 तक जो भी हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, दैट इज ड्रॉन इनसाइड अ सिंगल सेकंड। सो हमारे पास जो सेकंड था, जो टाइम था, वो एक पैरामीटर होगा और इस पैरामीटर की रेंज क्या है। अब पैरामीटर कैसे होगा कि हमें पॉइंट गिवन था, हमें बताया गया कि आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लें और आप तब तक लाइन ड्रॉ करें जब तक 1 सेकंड गुजर नहीं जाता। तो हमारे पास टाइम जो था वो पैरामीटर एज अ पैरामीटर कंसीडर हुआ। तो हमारे पैरामीटर की रेंज क्या हुई, हमने 0 से स्टार्ट किया और हमने तब तक लाइन ड्रॉ की जब तक हमारी रेंज जो लिमिट थी, लास्ट लिमिट थी, जो कि अलाउड लिमिट थी, वहाँ तक हमारा टाइम नहीं पहुँचा, दैट वाज 1, राइट। तो अगर हमें कहा जाता कि ये पॉइंट है, आपने 3 सेकंड तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास रेंज क्या होती, स्टार्टिंग 0 और हमारी एंडिंग क्या होती, 3। सिमिलरली अगर हमें कहा जाता कि आपके पास पॉइंट है गिवन ये, आपके पास 10 सेकेंड हैं, लेकिन आपने लाइन ड्रॉ करनी है, शुरू करनी है
3rd सेकंड से लेके 7th सेकंड तक। तो हमारे पास पैरामीटर की रेंज क्या होती, 3 to 7, right? So you can only draw a line in 1 second. You cannot take time more than this. आपको जो भी टाइम गिवन है हमने उसी के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है, जितनी भी हमारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। सो हेयर t इज अ पैरामीटर। तो p1 पे थे हम, वहाँ पे टाइम हमारे पास 0 था। हम p2 पे पहुँच गए जब हमारे पास टाइम 1 आ गया, राइट। अब यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 1 था, हमें पता है। लेकिन इनके दरमियान में अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया जाए या टाइम दिया जाए कि आप बताएं कि p1 पे तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे और टाइम भी हमारे पास 0 था। अगर हमें कहा जाए कि आप हमें बताएं कि हाफ सेकंड में आपने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली है, या हाफ सेकंड के बाद आप किस कोऑर्डिनेट के ऊपर हैं, तो हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे t हमारे पास 1/2 है, तो हमें इस पॉइंट के ऊपर बताने हैं कोऑर्डिनेट्स कि इस पॉइंट के ऊपर हम किस कोऑर्डिनेट के ऊपर हैं, या हाफ टाइम के बाद हम p1 से लेके जब p2 तक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हाफ टाइम तक हम किन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन प्रपोज की गई थी जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट्स बता सकती है। तो ये इक्वेशन है p of t is equals to p naught plus t into p1 minus p naught। सो इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम हमने कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे पास गिवन टाइम था। जैसे इस इक्वेशन में t गिवन था 1/2, तो हम 1/2 को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे p नॉट इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पे t 0 था, p1 फाइनल पॉइंट है, t 1 हो गया। तो अगर हमें कोई भी पॉइंट गिवन हो t, तो हम बता सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू कि हम इस वक्त किस पॉइंट के ऊपर हैं। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें तो t0 के लिए कैलकुलेट करें, तो t0 पे हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो आ जाएगा p नॉट प्लस 0 इंटू p1 माइनस p नॉट। सो 0 इंटू p1 माइनस p नॉट इस पूरी टर्म को 0 कर देगी। p नॉट हमारे पास आ जाएगा, p ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा p नॉट कि टाइम 0 पे हम अभी p नॉट पर ही हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम इसकी अपर लिमिट की बात करें तो t इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी इक्वेशन में पुट किया p नॉट प्लस 1 इंटू p1 माइनस p नॉट, तो ये टर्म सेम रहेगी। जब ये ओपन होगी तो हमारे पास आ जाएगा p नॉट प्लस p1 माइनस p नॉट। p नॉट पॉजिटिव और p नॉट नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p1 पे हम p1 पोजीशन के ऊपर है, p ऑफ 1 पे हम p1 पोजीशन पे हैं, so that is also true. So these two conditions for starting and ending points proves the validity of this general equation, which can provide us the point at which we will be after the time t, right? Now अगर हमें एक क्लिपिंग विंडो गिवन हो इस टाइप की, हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में एक क्लिपिंग विंडो गिवन है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्लिपिंग विंडो की जितनी भी साइड्स होंगी, इस केस में हमारे पास क्लिपिंग विंडो की साइड 3 है, तो हमारे पास जितनी भी साइड होंगी हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक कोई भी साइड सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट की, राइट, जो कि लेफ्ट पे है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक नॉर्मल वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन थी, मैंने इस लाइन के ऊपर ये लाइन मैंने सेलेक्ट की एज माय फर्स्ट साइड। तो पहला काम मैंने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करना है
जो कि आउटवर्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट करूँ और मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की है, तो मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड होगी। ठीक है, और ये वेक्टर मैं किसी भी लाइन, किसी इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और यही वाला काम मैंने अपने क्लिपिंग विंडो की हर साइड पे करना है। तो मैं एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर इस साइड डायरेक्शन में भी ड्रॉ करता हूँ जो कि आउटसाइड होगा, और मैंने इस साइड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट के ऊपर। लाजमी नहीं है कि हमने सेंटर में करना है, हमने स्टार्ट में करना है, हमने एंड पे करना है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आई। अगर मैं इसको साइड 1 कह रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये एन वन होगा। इसको अगर मैं अपनी साइड 2 कह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एन होगा एन टू, और ये अगर मेरे पास साइड 3 है तो ये मेरे पास हो जाएगा एन थ्री। सो टेक अ नॉर्मल वेक्टर outward to line ni where I is the edge number। जो भी हम एज कंसीडर कर रहे हैं उसका जो भी हमने नंबर दिया हुआ है दैट विल बिकम आई। राइट, तो ये मैंने इसी अपने शेप के ऊपर 3 नॉर्मल वेक्टर्स ड्रॉ किए, एक ही किए, बाकी मैंने आपको 2 शो करवाए हुए हैं। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू दिस लाइन और आउटवर्ड होगा, और किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं। And this is our edge 1, so this will be n1, on edge 2 this will be n2, on edge 3 this will be n3। सेकंड काम आपने ये करना है, आपने हर लाइन पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हर एज के ऊपर और उसको नाम देंगे पी ई ऑफ आई का। अगेन आई इज़ फॉर एज, सो अगर हम एज 1 पे हैं तो हमारे पास पॉइंट होगा पी ई वन, एज 2 पे हैं तो हमारे पास पॉइंट होगा पी ई टू, एज 3 पे हैं तो हमारे पास पॉइंट होगा पी ई थ्री। ठीक है, अगेन हम ये वाले पॉइंट्स कोई भी ले सकते हैं ऑन दैट गिवन लाइन। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, बट कंडीशन क्या है कि वो उसी लाइन के ऊपर होने चाहिए। वो इनके एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। रिमेंबर, आप जो पी ईज सेलेक्ट करेंगे फॉर ईच एज, ये इनके एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एक सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर पी ई पॉइंट ऑफ दैट एज। तो हमने 2 काम किए, एक हमने अपनी सिलेक्टेड जो लाइन है, ठीक है, सिलेक्टेड एज है, उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर होगा टू दैट लाइन। एंड सेकंड काम हमने ये किया कि हमने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जिसको हमने कहा पी ई आई, पी ई वन, पी ई टू एंड पी ई थ्री। तो ये 2 काम हमने किए। देन हमने कैलकुलेट करना है डॉट प्रोडक्ट। कैसे, एन आई जो भी हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा वो उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे पी ऑफ टी माइनस पी ई आई से। जो भी हमारे पास पी ऑफ टी होगा और पी ई आई होगा उसको, उसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट होगा एन आई के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से पॉइंट्स लेंगे और फिर उसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे और फिर उसके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो लेस देन 0 का मतलब है कि हमारे पास जो
पॉइंट है pt टाइम के बाद, जो भी हमने स्पेसिफिक टाइम बताया है उसके बाद जो पॉइंट है वो क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा है। तो हमने अगर इसको कंसीडर किया और हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इनसाइड, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वो पॉइंट कहीं बाहर आ रहा है, आउटसाइड, राइट। तो लेस देन जीरो और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पे हमारे पास पॉइंट्स या तो इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब होगा? जब हमारे पास pt की वैल्यू ज़ीरो होगी। सॉरी, जो भी हमारे पास ये फार्मूला है इसकी वैल्यू जब ज़ीरो आएगी तभी हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, विच इज़ आवर कंसर्न्ड पॉइंट। तो हमें इनसाइड पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमें आउटसाइड पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को इक्वल कर दिया ज़ीरो के, राइट। सो इस इक्वेशन में pt की वैल्यू जब पुट की तो pt की वैल्यू हमारे पास थी ni डॉट प्रोडक्ट इंटू pt की वैल्यू थी p नॉट प्लस t इंटू पी वन माइनस पी नॉट माइनस पी ई आई, ये वाला। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, देन इसको सिंप्लीफाई किया, जब ni को मल्टीप्लाई करवाया हर टर्म के साथ तो ni का डॉट प्रोडक्ट हुआ पी नॉट के साथ प्लस ni का डॉट प्रोडक्ट हुआ इस पूरी टर्म के साथ, यहाँ पे आ गया। फिर ni का डॉट प्रोडक्ट हुआ पी ई आई के साथ, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था, तो ये वाली टर्म माइनस होगी, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें t कैलकुलेट करना है, तो इस टर्म को भी हमने ओपन कर दिया। ठीक है, ni का डॉट प्रोडक्ट हुआ t के साथ और t मल्टीप्लाई हो रहा है p1 के साथ, तो ni डॉट प्रोडक्ट ऑफ t इंटू पी वन माइनस ni का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है t के साथ और ये मल्टीप्लाई हो रही है ज़ीरो के साथ, तो ni डॉट प्रोडक्ट t मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट। और बाकी जो दो टर्म्स हैं हम उसको राइट साइड पे ले गए, तो वो यहाँ पे आ गए। अब इस टर्म में से मैंने t को कॉमन लिया, तो t जब हमने कॉमन लिया तो ये आ गया t इंटू एन आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वन माइनस एन आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट। यहाँ से जब एन आई को कॉमन लिया तो ये आ गया पी ई आई माइनस पी नॉट, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एन आई के साथ। तो ये वाली टर्म हमने जब यहाँ पे डिवाइड करवाई तो t हमारे पास आया एन आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी ई आई माइनस पी नॉट, और एन आई का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है पी आई माइनस पी नॉट से। नाउ इन दिस टर्म वेयर वी आर कैलकुलेटिंग t, दिस इज द डोमिनेटर डिनोमिनेटर, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग d से। इस पूरी टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d से। तो यहाँ पे d की दो तरह की वैल्यूज आएंगी, d या तो लेस देन ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सो इफ d इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो हम उस t को, t के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा हम उसको कहेंगे दिस इज आ लीविंग पॉइंट, और d अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो हम उसको कहेंगे दिस इज आवर एंटरिंग पॉइंट। ठीक है, तो लीविंग और एंटरिंग का मैं आपको बिल्कुल एंड पे जाके बताता हूँ कि लीविंग पॉइंट क्या होगा और एंटरिंग पॉइंट क्या होगा। दिस डिपेंड्स अपॉन योर डायरेक्शन ऑफ योर लाइन, कि अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइन है, तो यहाँ इसकी स्टार्टिंग में जो भी पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी एंटरिंग पॉइंट्स, और इसकी लास्ट में जो भी पॉइंट्स होंगे दैट विल बी लीविंग पॉइंट्स। और अगर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंटरिंग पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे हमारे पास लीविंग पॉइंट्स आएंगे। तो ये जस्ट उस तरह से हम पॉइंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू टू सर्टेन कैटेगरीज विच आर लीविंग एंड एंटरिंग।
सो ये जो प्रोसेस है ये हम रिपीट करेंगे हमारे क्लिपिंग विंडो के जितने भी एजेस हैं उन सब के लिए। सो अगर मेरे पास ये क्लिपिंग विंडो थी तो इसके ऊपर सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर विच विल बी n1 n2 n3। देन वी विल टेक रैंडम पॉइंट्स pe1 pe2 pe3। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे t1 t2 एंड t3। तो हमारे पास जब वैल्यूज आ जाएंगी t1 t2 एंड t3 की, देन हम t1 के डिनोमिनेटर t2 के डिनोमिनेटर और t3 की डिनोमिनेटर की बेस के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये हमारे पास एंटरिंग पॉइंट्स हैं या लीविंग पॉइंट्स हैं। तो अगर हम सपोज करें कि t1 और t2 हमारे पास एंटरिंग पॉइंट्स हैं और t3 इज अ लीविंग पॉइंट, देन हमारे पास जो लीविंग पॉइंट्स होंगे उनमें से हम मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और जो एंटरिंग पॉइंट होंगे उसमें से हम लीविंग पॉइंट में से हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और एंटरिंग पॉइंट में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन में, और हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, तो अभी हम इसकी जब एग्जांपल करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपके पास जस्ट एक ये इक्वेशन है जिसको जब हमने सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ गई ये हमारे पास अब एक मेन इक्वेशन है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पॉपुलेट करवाएंगे। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ली थी ये वाली, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करके वेरीफाई करवा रहे होंगे, ये वाली, कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे। तो दो फार्मूलाज हैं जिस उनकी बेस के ऊपर आपका ये जो साइरस बेक क्लिपिंग एल्गोरिथम है ये परफॉर्म करेगा। नाउ आपके पास क्लिपिंग विंडो के पॉइंट्स गिवन है, 6 पॉइंट्स हैं, v1 v2 वर्टिसेस गिवन है। एक्चुअली दिस इज अ पॉलीगॉन, सो पॉलीगॉन के अंदर वर्टिसेस होते हैं v1 v2 v3 v4 v5 एंड v6। तो सबसे पहले मैंने इसको इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे v1 आ गया, v2 आ गया, v3 v4 v5 एंड v6। देन वी जस्ट मर्ज जॉइन दीज पॉइंट्स, तो हमारे पास एक पॉलीगॉन बन गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हर एज के ऊपर 6 एजेस हैं तो हर एज के ऊपर हमने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो इस एज के ऊपर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया n1 n2 n3 n4 n5 एंड n6। और उसके बाद लाइन गिवन है, लाइन के पॉइंट्स गिवन है, पी नॉट हमारे पास है -2 to 1, तो -2 to 1 यहाँ पे आ गया। और P1 हमारे पास गिवन है 6 3, तो 6 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब हमने इसको मर्ज किया तो हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ हो गई जो कि पॉलीगॉन को पार्शली क्लिप कर रही है, पार्शली क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, वट एवर से। नाउ अब सबसे पहले हमें n1 n2 n3 n4 n5 और n6 जो हमने नॉर्मल वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं इनको कैलकुलेट करना है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है आपने, ओके। सो आपने देखना है कि जब हमने इस वर्टिस v1 फर्स्ट एज के ऊपर अपना नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारे x और y एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन बन रही है। अगर हम इसको क्योंकि हमने इसको आउटवर्ड ड्रॉ किया है तो क्या रिप्रेजेंटेशन बन रही है। अगर मैं इस एज के ऊपर इस नॉर्मल वेक्टर को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो x की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है
क्योंकि हम एक्स पे ऐसे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होगी। तो अगर मैं इसको मज़ीद ड्रॉ करता जाऊँ तो मेरी एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। सो फॉर दैट n1, इस n1 के लिए मेरे पास x एक्सिस भी डिक्रीज हो रहा है, y एक्सिस भी डिक्रीज हो रहा है। तो n1 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1 -1। दैट मीन्स x एक्सिस भी डिक्रीज हो रहा है, y एक्सिस भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम n2 की बात करें, यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस जो है वो सेम है, एक्स एक्सिस मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। अब मैं इस लाइन की बात करेंगे हम, तो एक्स एक्सिस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू -1 होगी, वाई हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो वाई विल बी 0 फॉर n2। n2 में एक्स एक्सिस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, वाई हमारे पास 0 रहेगा। फॉर n3, n3 हमारा इस तरह से जाएगा। तो इस केस में x हमारा डिक्रीज हो रहा है लेकिन y हमारा इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, तो x विल बी -1 एंड y विल बी +1 फॉर n3। तो n3 के लिए x -1, y +1। और n4 की बात करें तो ये इस तरह से जाएगा। इस केस में x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो n4 विल बी 1 1। और n5 के लिए हमारे पास क्या होगा, x हमारा इंक्रीज हो रहा है, y सेम रह रहा है, और n6 के लिए x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए नॉर्मल वेक्टर के, राइट। सो अब हमने क्या करना है, इस शेप के ऊपर पॉइंट्स लेने हैं, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5 एंड PE6। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप एजेस के पॉइंट्स भी ले सकते हैं। सो फॉर दिस एल्गोरिदम, फॉर दिस एग्जांपल, मैं जो पॉइंट्स ले रहा हूँ वो एजेस वाले पॉइंट ही ले रहा हूँ। तो PE1 में जो मेरे पास V1 गिवन था उसको ले रहा हूँ, PE2 मेरे पास जो V2 गिवन था उसको ले रहा हूँ, PE3 V3, PE4 V4, PE5 V5 और PE6 V6 का जो भी पॉइंट था मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया एज माई रैंडम पॉइंट। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी आ गए, हमारे पास रैंडम पॉइंट्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है, हर साइड के लिए t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फॉर एज 1, t1 की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, n1 का डॉट प्रोडक्ट होगा p1 माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई n1 का डॉट प्रोडक्ट p1 माइनस पी नॉट। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, n1 हमारे पास है -1 -1, n1 इज -1 -1, pe1 हमारे पास है 30, तो pe1 हमारे पास आ गया 30, p नॉट हमारे पास था -2 1, p नॉट हमारे पास था -2 1, और डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू है -1 -1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ p1 हमारे पास गिवन था 6 3, तो 6 3 आ गया, माइनस पी नॉट हमारे पास गिवन है -2 और 1, राइट। तो हम सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स हैं, माइनस हो रहे हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे आपस में माइनस होंगे, 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 और 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 ये आ गया। और यहाँ पे 6 माइनस -2, 6 माइनस -2 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यहाँ पे आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2, 3 + 2 5 और -1 आ गया, 5 -1। और जब इसको सॉल्व किया तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 और यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2। तो ये हमारे पास आ गए दो वैल्यूज़। तो अब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में आपस में मल्टीप्लाई होके
खुद ऐड हो जाते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, फिर ये वाला -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये वाला मल्टीप्लाई -1 से। सिमिलरली नीचे -1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये वाला -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे आ गया -5 प्लस 1 -8 -2, सो -4 डिवाइडेड बाई -10। अब यहाँ पे हमने T1 पे देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर हमारे पास लेस देन 0 है, सो T1 को हम कह देंगे दिस इज आवर एंटरिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे D की वैल्यू, और D अगर लेस देन 0 होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे एंटरिंग पॉइंट, D ग्रेटर देन 0 होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे लीविंग पॉइंट। तो D हमारे पास आ गया लेस देन 0, तो T1 को हमने लेबल कर दिया एज एन एंटरिंग पॉइंट। नाउ H2 के लिए हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया -1 और 0, और PE2 की वैल्यू आ गई 1 2। वैल्यूज गिवन, वैल्यूज अपने पुट की, हमारे पास T2 आया। फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आ गया T2 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई -8। अगेन D लेस देन 0 है, तो T2 भी हमारे पास एंटरिंग पॉइंट हो गया। T3 पे हम N3 लेंगे और PE3 लेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो T3 हमारे पास आ जाएगा 0 -6। अगेन D इज लेस देन 0, so T3 is also an entering point। H4 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे N4 आएगा और PE4 आएगा, उनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो T4 हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10। सो D इज ग्रेटर देन 0, तो T4 हमारे पास लीविंग पॉइंट होगा। 45 हम यूज करेंगे n is equals to 5, that is 1 0, और PE5 that is 5 4। वैल्यूज पुट की, हमने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, और T5 हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 इज ग्रेटर देन 0, सो T5 भी हमारे पास लीविंग पॉइंट हो गया। और फिर हम लास्ट पॉइंट अपना कैलकुलेट करेंगे फॉर H6। यहाँ पे N6 यूज होगा, दैट इज 1 -1। PE6 यूज होगा, दैट इज 5 2। वैल्यूज पुट की, बाकी सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो T6 हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 6। सो अगेन D इज ग्रेटर देन 0, सो T6 इज अ लीविंग पॉइंट। अब हमने क्या किया, हमने एंटरिंग पॉइंट्स जो भी हमारे पास आए और लीविंग पॉइंट्स जो भी आए उनको एक जगह पे लिख लिया। ठीक है, एंटरिंग पॉइंट्स मेरे बन रहे थे T1 T2 T3, और लीविंग पॉइंट मेरे पास बन रहे थे T4 T5 T6। नाउ हम इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लाइक जो भी अगर हमारे पास कोई चीज़ ट्रिम हो रही है या फिर सॉल्व हो रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये दोनों माइनस कट रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों माइनस कट रहे हैं, ये कट जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया +4/10, +3/10 और 0/-6। तो एंटरिंग पॉइंट्स में से हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। एंटरिंग पॉइंट में हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4/10। तो एंटरिंग पॉइंट्स में से हमने 4/10 सेलेक्ट कर ली। लीविंग पॉइंट्स में हमने सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है। सो दिस इज 1, दिस इज 1, बट 7/8 इन दोनों से लेस है, 1 से लेस होता है, तो लिविंग पॉइंट पे हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली 7/8। अब एक पे हमारे पास t आ गया 4/10, सेकेंड हमारे पास t आ गया 7/8। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में हमारे पास जो भी इक्वेशन थी pt की, उसको पहले सॉल्व करेंगे 4/10 के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे 7/8 के लिए। और इक्वेशन pt की क्या है, pt की इक्वेशन जो हमारे पास
ये गिवन है पी नॉट प्लस टी इंटू पी वन माइनस पी नॉट। तो टी की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे 1 टाइम 4 इक्वल टू 10 और इस पे हमारे पास पी टी आएगा 6/5 और 9/5। और जब हम सॉल्व करेंगे इसको 7/8 के लिए तो ये हमारे पास आएगा 5 और 11/4। तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी हमारे गिवन शेप को। ये ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन हमारे पास ये था। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए जो हमने कैलकुलेट किए हैं, जो हमारे पास फाइनल आंसर में आया। तो इन पॉइंट से बियॉन्ड जो भी लाइन है हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो भी लाइन इसके हमारी बाउंड्री के अंदर आ रही है उसको हम कीप करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो जस्ट आपके पास एक ही फार्मूला है और एक ही आपके पास सॉरी दो फार्मूलाज हैं। आपने हर लाइन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करने हैं और उसकी फिर डायरेक्शन के मुताबिक उसको वैल्यूज़ देनी है। देन आप रैंडमली पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। इस एग्जांपल के लिए हमने वर्टिसेस के जो भी पॉइंट्स गिवन थे उन्हीं को कंसीडर किया। देन हम हर एज के लिए टी को कैलकुलेट करेंगे, हर एज पे टी कैलकुलेट करेंगे और फिर उस टी के डिनोमिनेटर की बेस पे हम उसको बताएंगे कि ये एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट है। फिर हम अपने एंट्रिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट या लीविंग पॉइंट्स को लिखेंगे एक साथ, उनको सिंप्लीफाई करेंगे अगर सिंप्लीफिकेशन होती हुई तो। देन एंट्रिंग पॉइंट्स में से हम मैक्सिमम और लीविंग पॉइंट में से हम मिनिमम टी को सेलेक्ट करके उन टीज के ऊपर अपने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल और मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी क्यूरीज हैं उनको विद इन 24 आवर्स एड्रेस करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।